Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता. बच्चों ये मेरा आइडियल्स एंड फैक्टरिंग्स का चैप्टर चल रहा है जिसके अंदर मैं ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ा चुकी हूँ इससे पहले वाले लेक्चर्स में. आज बेटा हम कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे चैप्टर नंबर 14 के. लेट अस स्टार्ट बच्चों. देखो बेटा ये आपकी बुक का ना क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17 मतलब सॉल्व एग्जाम्पल है 17 गैलियन की बुक का पेज 274 पे. और इसके अंदर मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करूंगी जो कि क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 37 बनता है एक्सरसाइज का. ठीक है, तो इसके अंदर 3-4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं. देखो बेटा आपको दिया हुआ है कि ये x, जब हम ऐसे ब्रैकेट में x लिखते हैं इट मीन्स प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय x. तो प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय x जो है वो प्राइम आइडियल होगी zx का. zx क्या है? रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर इंटीजर्स, मतलब सारे पॉलिनोमियल्स जिसके कोफिशिएंट इंटीजर्स हैं. बट इट इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल. तो मुझे शो करना है कि ये प्राइम आइडियल है बट ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है. आपको पता है कि मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल होती है अगर रिंग कॉम्यूटेटिव हो और यूनिटी उसके पास हो. बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम आइडियल हो तो वो मैक्सिमल आइडियल भी हो. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. तो एक तरीके से ये काउंटर एग्जाम्पल भी बन जाता है इस चीज का कि एवरी प्राइम आइडियल में नॉट बी एन मैक्सिमल आइडियल. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इस काम को करने के लिए मैं ये शो करूंगी कि ये जो प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय x है ना, इसको अगर मैंने i से डिनोट किया तो वो i किसके बराबर है? एफ एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स सच दैट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, मुझे ये शो करना है पहले कि i जो है इसके बराबर है. ये शो करने के लिए मैं शो करूंगी कि i कंटेन्ड इन दिस प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय x एंड x इज कंटेन्ड इन दिस i. ठीक है, ये मुझे शो करना है. तो आप देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि मैंने क्या बताया था आपको चैप्टर के अंदर कि प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय x का क्या मीनिंग होता है. प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय x का मतलब है कि इसके एलिमेंट किस फॉर्म के हैं? जो x से मिल बनेंगे, यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय सम अदर एलिमेंट ऑफ द रिंग. तो रिंग क्या है मेरी zx, तो x मल्टीप्लाइड बाय सम एलिमेंट ऑफ द रिंग zx, तो यानी कि x इंटू जी एक्स फॉर्म के एलिमेंट हैं इसके पास. तो अगर x जी एक्स इसका एलिमेंट है, अगर उसको मैं जीरो पर देखूं क्योंकि मेरे को शो करना है f0 इक्वल टू जीरो, तो अगर इसकी वैल्यू मैं जीरो पे निकालूंगी तो क्या आ जाएगी? जीरो आएगी क्योंकि x की जगह जीरो डालो. जीरो इंटू जी जीरो आ जाएगा. आप जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो दे देगा. तो ये जीरो दे रहा है अगर आपको, तो ये किसका एलिमेंट हो गया? i का, क्योंकि i के पास सारे वो पॉलिनोमियल्स हैं जिसके ऊपर f0 इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई होता है. तो मेरा x जी एक्स भी एक पॉलिनोमियल बन गया zx का जिसके अंदर जब हमने x को जीरो डाला तो जीरो आ रहा था. तो ये i का एलिमेंट आ गया. इससे मुझे ये पता चला कि ये प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय x जो है ये i का एलिमेंट है. ठीक है, अब मैं इसका उल्टा शो करूंगी कि i इज कंटेन्ड इन दिस. ठीक है, तो पहले कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लो i के ऊपर और शो कर दीजिए वो इसके अंदर है, आपका ये प्रिंसिपल आइडियल के अंदर है. तो i का कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का है कि वो पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर है और f0 जीरो को सेटिस्फाई करेगा. तो कैसे होंगे ऐसे पॉलिनोमियल? लेट अस सी. मैंने कोई भी एफ एक्स एक पॉलिनोमियल ले लिया ओवर इंटीजर्स, तो यही होगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर. इसमें एक्स को जीरो डाल दो बेटा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी. तो आप देख रहे हैं एफ जीरो जीरो दे रखा है तो जीरो इक्वल टू ए नॉट आ गया, बाकी की सारी टर्म्स अपने आप जीरो हो गई. इसका मतलब आई के पास वो एलिमेंट है जिसके पास कांस्टेंट टर्म जीरो होती है. तो एफ एक्स का एलिमेंट आ जाएगा ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स एन. इसमें से एक्स को कॉमन निकाल लो. कॉमन निकाला तो अंदर की तरफ ये आ गया. ये क्या है? अनदर पॉलिनोमियल ऑफ जेड एक्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये किस फॉर्म का आ गया? x इंटू सम पॉलिनोमियल ऑफ जेड एक्स, यानी कि ये किसका एलिमेंट है? एलिमेंट जनरेटेड बाय x. ठीक है, तो मेरे पास आ गया बेटा i कंटेन्ड इन दिस. इसका मतलब मुझे पता चल गया कोई भी प्रिंसिपल आइडियल zx के अंदर होगी तो वो किस फॉर्म की होगी? उस जिसकी कांस्टेंट टर्म जीरो होगी. ठीक है, तो मेरे पास आ गया प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय x इज ऑफ दिस फॉर्म. क्लियर हो गई? मैं शो करूंगी कि ये एक प्राइम आइडियल है बट ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है. तो पहले प्राइम आइडियल की डेफिनेशन लगा के देखो इसके ऊपर. प्राइम आइडियल क्या कहता है आपको? कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट उस आइडियल के अंदर है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम बिलोंग्स टू दैट आइडियल. ठीक है ना, तो मैंने जी एक्स और एच एक्स दो एलिमेंट ले लिए इस आइडियल के. ठीक है, मुझे शो करना है या तो जी एक्स होगा जनरेटेड बाय एक्स या फिर एच एक्स होगा इसके अंदर एक्स के अंदर प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स के अंदर. तो ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया? सबसे पहले एक्स को जीरो डाला.
तो आप देखो G0H0, आप ये देखिए अब x की डेफिनेशन क्या बन चुकी है, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय x की डेफिनेशन बन चुकी है कि जब जीरो लगाया जाएगा x को जीरो तो कांस्टेंट टर्म जीरो आएगी, यानी कि g जब डाला तो G0 भी जीरो है और H0 भी जीरो है, ठीक है ना। तो मेरे पास ये आ गया, तो मेरे को पता चला कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है तो ईच वन ऑफ देम इज जीरो, ठीक है। तो मेरे पास आ गया H0 इक्वल टू जीरो एंड G0 इक्वल टू जीरो आ गया। दोबारा से देखेंगे यहाँ पे बेटा, मैंने दो एलिमेंट लिए, पहले उनको ऑपरेट कराया, फिर उसको x इक्वल टू जीरो के ऊपर निकाला, तो मेरे पास आया G0 भी जीरो था और H0 भी जीरो था, वो मेरा यहाँ से आया डेफिनेशन से, ठीक है। अगर ये जीरो है, अब देखिए G0 और H0 इक्वल टू जीरो आ गया, और आपको पता है कि ये एक इंटीग्रल डोमेन है, तो आपके पास एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो आ जाएगा। तो HX भी एलिमेंट आ गया जनरेटेड बाय दिस, एक्स एंड GX भी एलिमेंट आ गया जनरेटेड बाय x, इसका मतलब ये एक प्राइम आइडियल आ गई आपके पास, ठीक है बच्चों यहाँ तक। टू शो दैट कि दिस इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल के लिए आपको पता है कि पहले एक आइडियल लेनी पड़ती है और शो करते हैं हम इस तरीके का रिलेशनशिप कि B इज कंटेन्ड इन A इज कंटेन्ड इन दिस, तभी हम बता पाते हैं कि ये हमारी मैक्सिमल आइडियल है। तो मैंने लिया कि लेट A बी एनी आइडियल ऑफ ZX सच दैट दिस रिलेशनशिप होल्ड, जहां मेरी पेंसिल है। मुझे शो करना है कि या तो ये प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय x इक्वल टू ए या फिर a इक्वल टू ZX है, तभी मेरा ये मैक्सिमल बनेगा, और अगर इन दोनों में से कोई सा भी रिलेशनशिप होल्ड नहीं किया तो ये मैक्सिमल आइडियल नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो बेटा जब भी मैक्सिमल आइडियल बनाना है ना, तो ये जो दूसरी एक आइडियल हम लेते हैं ना, इसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए मैंने ये आइडियल ली, आइडियल जनरेटेड बाय टू एलिमेंट से x एंड टू, मैंने इस तरीके की आइडियल्स भी आपको चैप्टर में पढ़ा रखी है। तो ये अगर दो एलिमेंट से जनरेट होने वाली आइडियल है तो किस फॉर्म की होगी, मैंने आपको बताया जितने एलिमेंट हो उतने एलिमेंट को रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो। तो x को fx से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को gx से कर दिया, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना था इसलिए दोनों को ऐड कर दिया। तो a के एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, x fx प्लस 2gx वेयर fx एंड gx बिलोंग्स टू zx। अब बेटा फिर सबसे पहले तो मुझे यही शो करना पड़ जाएगा कि a एक आइडियल है, फिर मुझे शो करना पड़ेगा कि ये जो आइडियल जनरेटेड बाय x है दिस इज नॉट इक्वल टू a एंड a इज नॉट इक्वल टू zx, तभी मेरा ये मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आइडियल की प्रॉपर्टीज लगा के इसको जो है शो करिए कि a आइडियल है। a को आइडियल बनाने के लिए a शुड बी नॉन एम्प्टी, तो मैंने क्या किया, fx और जीरो gx को दोनों को जीरो पॉलिनोमियल ले लिया, तो x इंटू जीरो प्लस 2 इंटू जीरो, ये क्या आ गया जीरो, और क्योंकि दिस जीरो बिलोंग्स टू a आएगा, क्योंकि a के पास सारे एलिमेंट किस फॉर्म के हैं, x इंटू समथिंग प्लस 2 इंटू समथिंग, तो वो समथिंग मैंने जीरो पॉलिनोमियल ले लिया, और जीरो पॉलिनोमियल ZX का पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो इसलिए ये a के जीरो जो एलिमेंट जो है a के अंदर आ गया, इसका मतलब a नॉन एम्प्टी है। ये आपको पता ही है कि क्लियरली a इज अ सबसेट ऑफ ZX, क्योंकि a प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय a के पास जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म के हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म के ही है, और पॉलिनोमियल्स ओवर इंटीजर फॉर्म के ही हैं, तो इसलिए a इज अ सबसेट ऑफ ZX तो है। अब कोई भी दो एलिमेंट लो बेटा a के, जब भी एलिमेंट लेना हो ना तो जहां पे डेफिनेशन लिखी होती है ना वहीं पर से निकाला करो बेटा। देखो a के पास एलिमेंट होंगे x fx प्लस 2gx फॉर्म वेयर fx एंड gx बिलोंग्स टू zx, तो अब fx और gx की जगह कोई और पॉलिनोमियल ले लो, f1 और g1, x और 2 यूं के यूं रहेंगे, तो ये दोनों, ये a का एलिमेंट और एक ले लिया f2 और g2 बना के एलिमेंट ले लिया। तो दो एलिमेंट लिए, इन दोनों को माइनस किया, जब माइनस किया थोड़ी बहुत रीअरेंजमेंट करी, आपको पता है पॉलिनोमियल्स आर कॉम्यूटेटिव, दे आर एसोसिएटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन एडिशन, सब कुछ आपको मालूम है, तो उन सब प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखो f1x भी एक पॉलिनोमियल, f2x भी एक पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल जब भी माइनस किए जाते हैं तो पॉलिनोमियल ही आते हैं, आपको पता है zx एक रिंग है, रिंग के अंदर क्लोजर एडिटिव इनवर्स सब कुछ एग्जिस्ट करता है, तो ये एक पॉलिनोमियल आ गया zx का। ऐसे ही g1x माइनस g2x इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन zx, तो x इंटू समथिंग प्लस 2 इंटू समथिंग फॉर्म आ जाए तो वो किसका एलिमेंट होता है, a का एलिमेंट होता है। तो पहली कंडीशन तो आइडियल टेस्ट की सेटिस्फाइड हो गई a के ऊपर। अब मुझे शो करना है कि अगर मैं एक एलिमेंट रिंग का लूं और एक एलिमेंट a का लूं, तो जब उनको ऑपरेट कराएं तो एलिमेंट आना चाहिए आइडियल a का, ठीक है। तो मैंने a का एक एलिमेंट ले लिया और एक एलिमेंट ले लिया मैंने रिंग का, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स का, दोनों को मल्टीप्लाई कराया, जब दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से प्रॉपर्टी खोल दी, ब्रैकेट्स खोल दी, फिर एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया तो fx और hx इकट्ठे हो गए और इधर gx और hx इकट्ठे हो गए, ये एसोसिएटिविटी ऑफ पॉलिनोमियल से इकट्ठे हुए हैं, मैंने इसलिए एरो लगा के लिख दिया बाय एसोसिएटिविटी।
अब देखिए एफ एक्स एक पॉलिनोमियल था जेड एक्स का, एच एक्स भी एक पॉलिनोमियल था जेड एक्स का, और जेड एक्स एक रिंग है तो क्लोजर होल्ड करती है, क्लोजर होल्ड करती है तो एफ एक्स और एच एक्स दोनों मल्टीप्लाई होकर भी जेड एक्स का एलिमेंट बनाएंगे। सिमिलरली जी एक्स और एच एक्स भी जेड एक्स का एलिमेंट होंगे। आपको पता है एक्स इंटू सम एलिमेंट ऑफ जेड एक्स प्लस टू इंटू सम एलिमेंट ऑफ जेड एक्स किसका एलिमेंट होते हैं? ए का एलिमेंट, तो ये ए का एलिमेंट हो गया। तो मैंने शो कर दिया कि सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो रही है। आपको पता है दोनों साइड से सेटिस्फाई होनी चाहिए। अभी ये एच एक्स आपने राइट साइड पे लिखा है, अब इस एच एक्स को लेफ्ट साइड पे ले जाओ और फिर शो कर दो, तो दोनों तरफ से बड़े आराम से आप शो कर पाएंगे कि ये ए का एलिमेंट है। ऐसा है तो इसका मतलब ये आइडियल ऑफ जेड एक्स है। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो अब बेटा मुझे ये बात तो समझ आई कि एक्स इज कंटेन्ड इन ए इज कंटेन्ड इन जेड एक्स। अब मुझे शो करना है कि दोनों में से कोई सी भी साइड पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करती, तभी ये मैक्सिमल नहीं बना। तो पहले मैं शो कर दूं कि ए जेड एक्स के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए का कोई भी एलिमेंट जो है वो किस फॉर्म का है? एक्स एफ एक्स प्लस टू जी एक्स। देखो जरा, मुझे पता है कि वन जो है जेड एक्स का एलिमेंट है, क्योंकि जेड एक्स इज अ रिंग ऑफ पॉलिनोमियल विद यूनिटी, तो वन जेड एक्स का एलिमेंट तो है ही। ठीक है, और अगर ए और जी एक्स जेड एक्स बराबर हुए तो वन ए का भी एलिमेंट बन जाएगा, अगर ये बराबर हुए तो वन किस फॉर्म का एलिमेंट बन जाएगा? एक्स इंटू समथिंग प्लस टू इंटू समथिंग, तो ये इस फॉर्म का बन जाएगा। मैंने एफ एक्स को कोई पॉलिनोमियल डाल दिया, जी एक्स को कोई पॉलिनोमियल डाल दिया और ब्रैकेट्स को खोल दो, तो कांस्टेंट टर्म क्या बन जाएगी? देखो इधर से कांस्टेंट टर्म आ जाएगी टू बी नॉट, और इधर से कांस्टेंट टर्म कोई नहीं आ पाएगी क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई हो गया तो कांस्टेंट टर्म बची नहीं। तो मेरे कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट किया ऑन द बोथ साइड्स, तो मेरे को मिल गया वन इक्वल टू बी नॉट, तो बी नॉट आ गया वन बाय टू, बट वन बाय टू तो इंटीजर नहीं है, और मैंने तो लिया हुआ था कि जी एक्स जो है इट इज अ पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर, इसका मतलब बी नॉट बी वन सारे के सारे क्या थे? इंटीजर्स थे। तो मेरी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इससे मुझे पता चला ए इज नॉट इक्वल टू जेड एक्स। ठीक है, अब मैं शो करूंगी कि ए जो दूसरी वाली साइड थी उस पर भी इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। तो देखिए क्यों नहीं होल्ड करती? क्योंकि कोई भी एलिमेंट ए का किस फॉर्म का है? एक्स एफ एक्स प्लस टू जी एक्स, बट ये एलिमेंट एक्स के प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स के अंदर तो है ही नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स के पास एलिमेंट था सिर्फ एक्स एफ एक्स फॉर्म का, उसके पास ये प्लस टू जी एक्स वाला फैक्टर नहीं था, बट ये ए के पास है। तो इससे मुझे पता चला कि जो ये है ए के बराबर नहीं है, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स जो है ये ए के बराबर नहीं है। तो जब दोनों ही बराबर नहीं आए, ना तो इधर इक्वलिटी होल्ड हो रही ना इधर हो रही, तो इसका मतलब ए मैक्सिमल आइडियल नहीं है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ए मैक्सिमल नहीं है बट प्राइम आइडियल है, तो इट सर्व्स एज अ काउंटर एग्जाम्पल कि एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो ये बुक का ही क्वेश्चन था आपका। अब देखिए बुक के अंदर पेज नंबर 272 पर एग्जाम्पल नंबर 15 आपको दिया हुआ है कि शो दैट दिस आइडियल द आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इज मैक्सिमल इन आर एक्स। आर एक्स का क्या मतलब है? रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर रियल्स, तो ये आर मतलब रियल नंबर। तो अब जो कोफिशिएंट्स हैं मेरे पास पॉलिनोमियल के वो रियल कोफिशिएंट्स हैं, मुझे शो करना है कि ये मैक्सिमल आइडियल है आर एक्स के अंदर। ठीक है, तो बच्चों देखो एक मैक्सिमल के लिए मैंने हमेशा बताया एक आइडियल आपको जनरेट करनी पड़ जाती है। तो लेट ए बी एनी आइडियल ऑफ आर एक्स सच दैट दिस रिलेशनशिप होल्ड। इसको मैक्सिमल बनाना है तो किसी भी एक साइड पे इक्वलिटी लानी पड़ेगी कि या तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ए के बराबर है या ए आर एक्स के बराबर है, यही शो करना है। फिर मैं क्या करती हूँ इसको छोटा करने के लिए, मैंने कहा सपोज कर लो ये ए के बराबर है, अगर ए के बराबर है तो काम हो गया। अगर ये ए के बराबर नहीं है तो मुझे शो करना पड़ जाएगा ए इक्वल टू आर एक्स। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है देखो, ए इक्वल टू आर एक्स मैंने क्या बताया, दो सेट्स कब बराबर होते हैं? जब ईच वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन दी अदर, यानी कि ए कंटेन्ड इन आर एक्स और आर एक्स कंटेन्ड इन ए। अब देखो ये ए कंटेन्ड इन आर एक्स तो स्टार में ऑलरेडी होल्ड कर रहा है, देखो ध्यान से देखिए स्टार के अंदर, तो इसका मतलब मुझे क्या शो करना है? आर एक्स इज कंटेन्ड इन ए। यही सेम टाइप के प्रूफ्स मैंने आपको पहले भी कराया। तो मैक्सिमल जब भी किसी चीज को लेना है तो पहले एक और आइडियल जनरेट कीजिए, रिलेशनशिप बनाइए और फिर इसको रिड्यूस करते हुए यहाँ तक ले आइए। तो अब मेरे पास काम सिर्फ इतना बचा कि आर एक्स कंटेन्ड इन ए लेकर आना है। ठीक है, तो देखो मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है कंटेन्ड इन ए है, मैंने ऊपर लिया और मैंने ये भी लिया कि ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए मतलब कम से कम बड़े वाले सेट के पास एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जो कि छोटे सेट के पास नहीं है। तो बड़े सेट का एलिमेंट लिया मैंने एफ एक्स, तो ये एफ एक्स ए के पास है बट ये एफ एक्स इसके पास नहीं है, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इसके पास नहीं है। सो एफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू दिस, इसका नाम मैंने लिख दिया वन।
अब क्या करो बेटा, ये एफ एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन दोनों के ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ। डिवीजन एल्गोरिथम लगाना मतलब दोनों को डिवाइड करो। देखो मैंने यहाँ डिवाइड करके दिखा रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं एफ एक्स से डिवाइड कर रही हूँ, तो कुछ क्वोशंट आया क्यू एक्स और कुछ रिमाइंडर आया आर एक्स। अब इस रिमाइंडर पे क्या कंडीशन होती है, मैंने हमेशा बताया कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो या तो ये रिमाइंडर जीरो होगा या फिर इस रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो इससे, ये जो डिवाइजर होता है इसकी डिग्री से कम होना चाहिए। तो डिवाइजर की डिग्री कितनी है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन की डिग्री कितनी है, टू। तो आर एक्स की डिग्री लेस देन टू होनी चाहिए। ठीक है, तो या तो आर एक्स जीरो होगा या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन टू होगी। लेस देन टू हो गई मतलब डिग्री ऑफ आर एक्स वन हो सकती है, या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो डिग्री जीरो होगी। ठीक है ना, यही दो पॉसिबिलिटीज मेरे पास बची। तो यहाँ पे मैंने, अच्छा ये भी आपको पता है डिवीजन एल्गोरिथम में कि क्वोशंट को जब डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करते हैं तो डिविडेंड आ जाता है। डिविडेंड पता है ना, जो ये अंदर लिखते हैं एफ एक्स, तो मैंने वो भी लिख दिया यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ पे आर एक्स क्या या तो जीरो है या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन टू आ गया। ठीक है, केसेस बना लो बेटा। पहला ले लो, आर एक्स को जीरो ले लिया। अगर मैं आर एक्स को जीरो लूंगी तो ये टू मुझे क्या बोलेगा, इक्वेशन नंबर टू विल गिव अस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू क्यू एक्स। तो इसका मतलब एफ एक्स किस तरीके का एलिमेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू समथिंग। इसका मतलब ये तो प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का एलिमेंट बन गया। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि मैंने तो ऊपर यहाँ पे ये देखो कॉन्ट्रडिक्शन टू वन है, मैंने तो ऊपर ले रखा है कि एफ एक्स नॉट बिलोंग टू दिस है, और मेरा तो आ गया। इसका मतलब आर एक्स जीरो तो नहीं। ठीक है ना, तो मेरी एजम्पशन रॉन्ग हो गई, तो ये आर एक्स जीरो तो नहीं है। इसका मतलब क्या होगा फिर, डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन टू हो गई। लेस देन टू मतलब दो डिग्री से कम, यानी कि एक डिग्री। सपोज कर लो वो डिग्री मैंने मान ली आर एक्स की ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, मतलब एक डिग्री कम लेना, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। वन डिग्री का पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी होता है ना, इसका मतलब आर एक्स किस फॉर्म का एलिमेंट है, ए एक्स प्लस बी फॉर्म का है। अब याद रखना ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर ए और बी दोनों जीरो हो गए तो आर एक्स ही जीरो हो जाएगा, जो कि मैं अभी अभी ऊपर शो कर चुकी हूँ कि आर एक्स जीरो होने पे कॉन्ट्रडिक्शन मिल रही है। ये बात आपको याद रखनी है, ए एंड बी कैन नॉट बी बोथ जीरो, क्योंकि मैं आगे चल के इसका इस्तेमाल भी करूंगी। ठीक है, अब बेटा ये जो आर एक्स की वैल्यू आई है ना, इसको ऊपर डाल दो टू में, जहां से हम इसको लेकर आए थे। ये देखो जहां मैंने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया था ना, ये टू, इसमें आर एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी डाल दो। उससे क्या होगा, देखो मैंने आर एक्स की वैल्यू डाल दी ये। यहां से अब आप ए एक्स प्लस बी निकाल लो। ए एक्स प्लस बी को एक साइड रख लो, बाकी की सारी टर्म दूसरी साइड, तो ये आ गया। अब देखिए क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल है जेड एक्स का, और एक्स स्क्वायर प्लस वन एक पॉलिनोमियल था इस प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स का। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये किसका एलिमेंट आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन का, क्योंकि बेटा ये प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन के एलिमेंट क्या है, दिस मल्टीप्लाइड बाय सम पॉलिनोमियल ऑफ जेड एक्स, आर एक्स सॉरी, अब की बार आर एक्स में है तो आर एक्स का पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब ये इसका एलिमेंट है, और ये मुझे पता ही है इसका सबसेट है ए का, मैंने ले रखा है डेफिनेशन में। तो इसका मतलब जब इन दोनों, ये किसका एलिमेंट आ गया, ए का एलिमेंट आ गया, और एफ एक्स ऑलरेडी ए का ही एलिमेंट था, और ए आइडियल है। आइडियल है तो आइडियल की पहली कंडीशन कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट आइडियल के लोगे तो उनको माइनस करने पर भी आइडियल का ही एलिमेंट आएगा। तो ये किसका एलिमेंट आ गया, आइडियल का। ठीक है, तो ए का एलिमेंट आ गया। अब ये किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ द आइडियल ए। ठीक है, अब देखो ए एक्स प्लस बी आइडियल का एलिमेंट है, और ए एक्स माइनस बी इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, और आर एक्स के पास, आर एक्स क्या है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर रियल, तो ए एक्स माइनस बी भी आर एक्स का एलिमेंट होगा, क्योंकि आर एक्स के अंदर तो सारे पॉलिनोमियल्स हैं, तो इन पर्टिकुलर ए एक्स माइनस बी भी इसका एलिमेंट होगा। अब आपको पता है कि ए आइडियल है, आइडियल के पास ताकत होती है इस बात की कि वो रिंग के एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर एक एलिमेंट ए का लूं और एक एलिमेंट आर एक्स का लूं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे किसका एलिमेंट आएगा, आइडियल का एलिमेंट आएगा। तो ये सेकंड कंडीशन होती है आइडियल टेस्ट की, वो सेटिस्फाई कर, वो होल्ड करती है। तो मुझे पता चला ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स माइनस बी बिलोंग्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास आ गया दिस बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ए, अब ये मुझे पता चला ये ए का एलिमेंट है, इसका नाम मैंने थ्री दे दिया। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन का एलिमेंट ये भी तो होगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है। तो मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन को किसी भी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो किसका एलिमेंट आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का, तो इसका आ गया। और ये किसके अंदर है, ए के अंदर है, तो इसका मतलब ये भी ए का एलिमेंट बन गया, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो थ्री और फोर में दो एलिमेंट मिल गए मुझे आइडियल ए की।
और ए एक आइडियल है तो पहली कंडीशन आइडियल की कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट लो आइडियल के, उनको माइनस करोगे तो वो भी आइडियल का एलिमेंट आएगा, तो मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया, तो ये भी ए आइडियल का एलिमेंट आ गया। ब्रैकेट्स को खोल दिया, जो कट रहा है उसको काट दिया, तो मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिलोंग्स टू ए। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है, पॉजिटिव है तो या तो ये जीरो है या ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये जीरो? क्योंकि आपको पता है, मैंने ऊपर आपको हाईलाइट भी कराई थी ये बात, ए एंड बी कैन नॉट बी जीरो साइमल्टेनियसली। तो इसका मतलब दोनों जीरो इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो तो है। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो मैंने इसको सपोज मान लिया कि ये सी के बराबर है, वेयर सी इज नॉन जीरो। तो सी एल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए में था, तो सी भी ए में चला गया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, सी बिलोंग्स टू ए आ चुका है। मुझे अब शो करना है आर एक्स कंटेंट इन ए। एक्चुअल में तो मैं सारी मेहनत इसी को शो करने के लिए कर रही हूँ ना। ए कंटेंट इन आर एक्स तो है ही, अगर आर एक्स कंटेंट इन ए आ गया तो ए इक्वल टू आर एक्स बन जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने लिया लेट जी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट आर एक्स में लिया, मैं शो करूंगी कि जी एक्स ए के अंदर होल्ड करता है। तो देखो जी एक्स को मैंने क्या लिख दिया, जी एक्स को मैं ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। मैं अब की बारी ऐसा इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैं रियल पॉलिनोमियल्स मतलब पॉलिनोमियल्स ओवर रियल्स में हूँ। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान देंगे, देखो c इज एन एलिमेंट ऑफ a, मैंने अभी अभी ऊपर शो किया, और gx बाई सी इज अ पॉलिनोमियल ओवर रियल्स। ठीक है ना, मतलब हर कोफिशिएंट को c से डिवाइड कर दोगे तो भी तो रियल कोफिशिएंट ही रह जाएगा। तो इट बिलोंग्स टू आर एक्स, और a एक आइडियल है। आइडियल है तो आइडियल की सेकंड कंडीशन कहती है कि एक एलिमेंट रिंग का लो और एक एलिमेंट आइडियल का लोगे तो दोनों को ऑपरेट करने पे आइडियल का एलिमेंट मिलेगा। इसका मतलब c इंटू जी एक्स बाई सी बिलोंग्स टू a। तो ये c इंटू जी एक्स बाई सी ए में आ गया, तो जी एक्स भी ए के अंदर आ गया। मुझे यही शो करना था कि अगर जी एक्स आर एक्स का एलिमेंट है तो जी एक्स ए का भी एलिमेंट है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू आर एक्स कंटेंट इन ए आया और ए इज कंटेंट इन आर एक्स ऑलरेडी था ही, तो ए इक्वल टू आर एक्स आ गया। तो यही मुझे शो करना था, जिससे ये बन गई इसकी मैक्सिमल आइडियल। क्लियर हो गया बच्चों? तो मुझे पता चला कि एक्स स्क्वायर प्लस वन से जो प्रिंसिपल आइडियल जनरेट हो रही है वो मैक्सिमल आइडियल है आर एक्स की। क्लियर हो गई बच्चों बात? अब मुझे शो करना है कि ये मैक्सिमल आइडियल तो है, बट ये Z2 के अंदर, इधर देखिए बच्चों ध्यान देना, आर एक्स नहीं है, अब Z2x है नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ये है पेज 273 पर एग्जाम्पल नंबर 16, कि इस तरीके की आइडियल जो प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये प्राइम आइडियल नहीं होती Z2x में। Z2 मतलब क्या एलिमेंट होंगे Z2 के, 0 और 1, आपको पता है ना, मॉड्यूलो 2 है ये। ठीक है, देखो कैसे प्राइम आइडियल की डेफिनेशन होती है, कोई दो एलिमेंट लो रिंग के, उनको मल्टीप्लाई करो, अगर वो प्राइम आइडियल का एलिमेंट होगा तो दोनों में से एटलीस्ट एक एलिमेंट जरूर उस आइडियल का होना चाहिए। तो मैंने दो एलिमेंट सेम ले लिए एक्स प्लस वन। ठीक है, मैंने दोनों एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये एक्स प्लस वन इज एन एलिमेंट ऑफ Z2x है। ठीक है, तो x प्लस वन और x प्लस वन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आया। आपको पता है Z2 के अंदर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 विल गिव 0। ठीक है, तो 2x 0 हो जाएगा। तो मुझे पता चला कि दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, x प्लस वन और x प्लस वन को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया। ठीक है, और ये किसका एलिमेंट होगा? प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का। तो दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वन का एलिमेंट आ रहे हैं, बट नन ऑफ देम बिलोंग्स टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन के पास जो भी पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म का है? एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय सम पॉलिनोमियल ऑफ Z2x। तो ये एलिमेंट इसका नहीं है, हेंस एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इज नॉट अ प्राइम आइडियल ऑफ Z2x। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया सब बच्चों का क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे शो करना है कि आर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है ये एक फील्ड बनाता है। अभी अभी बेटा आप लोगों ने शो किया कि ये जो नीचे वाला एलिमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वन से जो प्रिंसिपल आइडियल जनरेट हो रही है, ये मैक्सिमल आइडियल है आर एक्स के अंदर। अगर ये मैक्सिमल आइडियल है तो आपको पता है कि अगर मैक्सिमल आइडियल होती है तो फैक्टरिंग क्या बन जाती है? फील्ड बन जाती है। और अगर आइडियल जो होती है वो प्राइम आइडियल होती है तो वो क्या बन जाता है? आर बाय इंटीग्रल डोमेन। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है ये मैक्सिमल आइडियल बना रही है तो आर एक्स अपॉन दिस एलिमेंट क्या बनाएगा? फील्ड बनाएगा। बट ये चीज होल्ड तभी करती है जब रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो। तो आप सबको पता है कि रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव और यूनिटी एलिमेंट होता है वन प्लस जीरो एक्स स्क्वायर
प्लस 0x³ इस टाइप का जो भी पॉलिनोमियल होगा वो यूनिटी का काम करता है। तो Rx इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। और नीचे वाला जो आइडियल है ये मैक्सिमल है। तो हमने प्रॉपर्टी इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ये आपको थ्योरम कराई थी कि R/A इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ A इज मैक्सिमल, तो मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ योर एक्सरसाइज। ठीक है, और क्वेश्चंस देखिए बेटा एक्सरसाइज के। देखिए, फाइंड अ सब रिंग ऑफ z प्लस जेड। ये z प्लस जेड का क्या मतलब है? डायरेक्ट सम ऑफ z एंड z। तो डायरेक्ट सम के एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे? अगर दो z ले रखे हैं तो इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म के होंगे। ठीक है ना, तो a कॉमा b फॉर्म का होगा वेयर a बिलोंग्स टू पहले वाला z और b बिलोंग्स टू पीछे वाला z। ठीक है, दैट इज नॉट एन आइडियल ऑफ दिस। देखो, सब बच्चों को पता है कि आइडियल इज ऑलवेज अ सब रिंग, बट सब रिंग मे नॉट बी एन आइडियल। ये मैंने इस चैप्टर में आपको बहुत बारी कराया। तो ये एक एग्जाम्पल मांग रहा है पर्टिकुलरली z प्लस जेड फॉर्म का, कि ऐसी सब रिंग निकालो इस डायरेक्ट सम ऑफ z में विच इज नॉट एन आइडियल। तो देखो, इसकी आइडियल है तो सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि वो किस फॉर्म की होनी चाहिए। तो देखो, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं z प्लस जेड के पास। ठीक है, तो इसकी आइडियल भी हमने ऑर्डर्ड पेयर्स की ही बनाई, क्योंकि आइडियल इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ द रिंग। तो आइडियल के पास भी कैसे एलिमेंट होने चाहिए? उसी के तरीके के होने चाहिए जिस तरीके की रिंग है। तो ए के पास मैंने पर्टिकुलरली ऐसे एलिमेंट ले लिए जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स बराबर है, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। ठीक है ना, तो ए बिलोंग्स टू जेड इस टाइप का ये ले लिया। मैं शो करूंगी कि ये सब रिंग तो बनाता है बट ये आइडियल नहीं है। ठीक है ना, तो एवरी आइडियल इज अ सब रिंग बट सब रिंग मे नॉट बी एन आइडियल। तो आई विल शो दैट दिस इज अ सब रिंग ऑफ दिस बट नॉट एन आइडियल। तो सब रिंग बनाने के लिए इट शुड बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट, और सब रिंग टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। तो क्लियरली ये बात तो सबको समझ आ रही है कि ए जो है सबसेट है z प्लस जेड का, क्योंकि z प्लस जेड के पास भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ए के पास भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ए के पास पर्टिकुलरली वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम रखते हैं, मतलब एक्स इक्वल टू वाई वाली लाइन पे लाई करते हैं। तो ए सबसेट तो आ गया। ए को नॉन एम्प्टी शो करो। नॉन एम्प्टी के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जीरो एलिमेंट शो कर दो, इसमें बिलोंग करता है। तो आपको पता है जीरो एक इंटीजर है, तो 0,0 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। यहां से देखा करो बेटा, जहां पर डिफाइन करते हो ना यहाँ पर वैल्यू डाल दिया करो। मुझे जीरो एलिमेंट शो करना है ए में, तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर 0,0 बनाना। ठीक है ना, तो वो ए का नॉन एम्प्टी, ए को नॉन एम्प्टी बना देगा। अब मुझे पहली कंडीशन सब रिंग की और आइडियल की दोनों की सेम होती है। तो पहली कंडीशन क्या है कि दोनों को दो एलिमेंट लीजिए ए के, अगर उनको माइनस करूं तो वो भी ए का एलिमेंट आना चाहिए। तो कोई भी दो एलिमेंट ए के किस फॉर्म के होंगे? जो ये इस फॉर्म के होंगे, ए कॉमा ए और बी कॉमा बी, वेयर ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू जेड। डेफिनेशन से देखा करो, इन दोनों को माइनस करो। माइनस किया तो मेरे पास ये आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस, वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस। माइनस किया तो ये ए का एलिमेंट है। ये ए का एलिमेंट तब आएगा जब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बराबर हो, जो कि है मेरे ए माइनस बी। और दूसरा, ये दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो आप देखिए, बी एक इंटीजर है तो माइनस बी भी एक इंटीजर होगा, बिकॉज इंटीजर में एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड है, तो ए माइनस बी भी जेड में होगा बाय क्लोजर। ठीक है, ये काम तो बहुत बारी आप कर चुके हैं। तो पहली कंडीशन सब रिंग टेस्ट की सेटिस्फाई हो गई, यही सेम कंडीशन आइडियल की भी होती है। अब दूसरी कंडीशन क्या है सब रिंग की? क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिए ए के, उनको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई किया तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स से और बी कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट वाई से मल्टीप्लाई हो गया, तो ए बी और ए बी आ गया। इट शुड बी एन एलिमेंट ऑफ ए, बिकॉज ए एंड बी दो इंटीजर्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर, तो ए बी बिलोंग्स टू जेड आ गया। तो ये किसका एलिमेंट आ गया? ए का आ गया। तो ए इज अ सबरिंग ऑफ जेड प्लस जेड। ठीक है, बाय सबरिंग टेस्ट। तो सबरिंग टेस्ट सेटिस्फाई हुआ तो ये सबरिंग तो बन गया, बट मुझे शो करना है कि ये आइडियल नहीं है। देखिए, जब भी कोई चीज आपको ये शो करनी है ना कि ये सब रिंग है बट आइडियल नहीं है, तो हमेशा समझ लेना आइडियल की सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो दोनों की सेम ही है। तो हमेशा जब भी प्रॉपर्टी रूल आउट करेगी तो सेकंड कंडीशन पे करेगी। सेकंड कंडीशन आइडियल की होती है कि एक एलिमेंट रिंग का लो और एक एलिमेंट आइडियल का लो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वो आइडियल का एलिमेंट आना चाहिए। तो अब मेरे पास ये होगा कि मैं एक एलिमेंट ए का लूंगी और एक एलिमेंट जेड प्लस जेड का लूंगी। जब उनको मल्टीप्लाई करूंगी तो वो ए का एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने एक एलिमेंट ए का लिया, सपोज 1,1। ठीक है ना, और z प्लस जेड का कोई भी एलिमेंट, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि दोनों कोऑर्डिनेट बराबर हो, तो मैंने 2,3 ले लिया। दोनों को मल्टीप्लाई कराया, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स से, वाई कोऑर्डिनेट वाई से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये ए का एलिमेंट नहीं आया। इसका मतलब सेकेंड कंडीशन जो है आइडियल टेस्ट की वो सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब ये आइडियल नहीं है। ठीक है बच्चों, और देखिए
अब देखिए ये जेड आई क्या चीज होती थी, डोमेन ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। मैंने बहुत काम कराया आप लोगों को डोमेन ऑफ गॉसियन इंटीजर्स पे। तो गॉसियन इंटीजर के पास कैसे एलिमेंट होते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब मैंने पर्टिकुलरली उसमें से वो वाला सेट बनाया है, वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लिए जिसमें बी इज इवन, मतलब इमेजिनरी पार्ट के ऊपर कंडीशन लगा दी कि वो इवन है, इवन इंटीजर है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि ये जो एस है ना, ये एक सबरिंग बनाएगा बट आइडियल नहीं बनाएगा जेड आई का। तो फिर से इसमें पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, दूसरी नहीं सेटिस्फाई होगी। तो बेटा ये क्वेश्चन अब आप अपने आप भी कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं करा देती हूँ फिर भी। तो वही काम करना है। देखो एस क्लियरली एक सबसेट होगा जेड आई का, क्योंकि जेड आई के पास तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हैविंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एज इंटीजर, बट एस के पास सिर्फ वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनके अंदर रियल पार्ट इंटीजर हो और इमेजिनरी पार्ट इवन इंटीजर हो। तो एस इज क्लियरली अ सबसेट ऑफ जेड आई। अब मुझे शो करना है कि एस नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी के लिए हमेशा शो करो कि जीरो एलिमेंट। तो जीरो एलिमेंट क्या होगा, देखो इधर एस की डेफिनेशन में ए और बी दोनों को जीरो डालो, जीरो प्लस आई जीरो। तो बी जो है जीरो जो है वो एक इवन इंटीजर है, तो इसका मतलब वो एस का एलिमेंट बन गया। तो एस इज नॉन एम्प्टी, एस इज अ सबसेट ऑफ जेड आई। ये तो हो गई बेसिक कंडीशन। अब इनकी पहली कंडीशन की दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए एस के अंदर, दो एलिमेंट एस के लीजिए, उनको माइनस करें तो एस का एलिमेंट आना चाहिए। तो मैंने दो एलिमेंट एस के लिए, तो जब दो एलिमेंट एस में लिए तो हमें पता चला बी और डी इवन होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों को माइनस किया, माइनस जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को करते हैं, आपने कर लिया। अब देखो बी भी एक इवन इंटीजर है, डी भी एक इवन इंटीजर है। आपको पता है इवन इंटीजर में से इवन इंटीजर माइनस करोगे तो इवन ही आएगा। तो बी माइनस डी एक इवन इंटीजर आ गया। अब ए और सी इंटीजर्स हैं, इनके ऊपर कंडीशन नहीं है कि ये इवन है या ऑड है, कुछ भी हो सकते हैं, एक इवन हो दूसरा ऑड हो या कुछ भी हो। तो जब इनको माइनस करोगे तो रहेगा तो इंटीजर ही ना, बिकॉज इंटीजर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। दो इंटीजर को माइनस करो तो सेम इंटीजर ही आ जाता है आपके पास। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, सी एक इंटीजर है, इंटीजर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो माइनस सी बिलोंग्स टू जेड आ जाएगा। अब ए बिलोंग्स टू जेड, माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, सो बाय क्लोजर ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। तो मुझे पता चला कि ए माइनस सी एक इंटीजर है और बी माइनस डी इवन इंटीजर है, इसलिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किसका एलिमेंट बन गया बच्चों, एस का एलिमेंट बन गया। डेफिनेशन देखा करो बेटा, जिसको प्रूफ करना है सबरिंग वो किस तरीके के एलिमेंट रखती है, वहां से निकलता है प्रूफ। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन के लिए क्या करोगे, सबरिंग के लिए कि इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो एस का ही एलिमेंट आना चाहिए। तो मैंने दो एलिमेंट लिए एस के, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। सब बच्चों को कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने आते हैं, हमने कर दिए। अब देखो जब दो एलिमेंट एस के लिए थे तो इमेजिनरी पार्ट दोनों का इवन था, तो बी भी इवन इंटीजर है, डी भी इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर है तो वो टू का मल्टीपल है, तो मैंने बी को टू के मान लिया और डी को टू एम मान लिया। ठीक है, तो अब देखो जब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो मेरे को शो करना है कि ये एस का एलिमेंट है। ये एस का एलिमेंट तब आएगा जब ये देखो जहां मेरी पेंसिल है इसमें ये जो बी सी प्लस ए डी इमेजिनरी पार्ट आया हुआ है, ये इमेजिनरी पार्ट सॉरी बच्चों, देखिए ये जो इमेजिनरी पार्ट आया मेरे पास बी सी प्लस ए डी, ये इवन इंटीजर होगा तभी ये जो है, और ये जो रियल पार्ट है ये सिर्फ इंटीजर होगा तभी ये एस का एलिमेंट बनेगा। तो अब अगर आप यहाँ डायरेक्ट लिख दोगे ना इट बिलोंग्स टू एस, तो बात नहीं बनेगी। आपको पूरा शो करना पड़ेगा कि ए सी माइनस बी डी एक इंटीजर है और बी सी प्लस ए डी एक इवन इंटीजर है। तो पहले तो इवन इंटीजर की मेहनत कर लें। देखो बी एक इवन और डी एक इवन है, तो पहले इनका नाम रख लिया 2k और 2m। अब ना ये कंस्ट्रक्ट करो, देखो जहां मेरी पेंसिल है ना, ये ध्यान से देखें, ये बी सी प्लस ए डी कंस्ट्रक्ट करो। बी और सी बनाओ पहले। तो बी सी क्या होगा बी की वैल्यू डाल दो और सी। अब 2 को बाहर कर दिया के सी, के एक इंटीजर सी एक इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, और उसको जब भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इवन इंटीजर बन जाएगा। तो पता चला बी सी एक इवन इंटीजर। अब यहीं पर देखो बेटा ए डी, अब ए डी को कंस्ट्रक्ट करो। तो ए और डी की वैल्यू डाल दी 2m, इसको थोड़ा रीअरेंज किया एसोसिएटिविटी और कॉम्यूटेटिविटी लगा के जेड के अंदर, तो मेरे पास आ गया 2 इंटू सम इंटीजर। तो 2 इंटू सम इंटीजर है तो ये इवन इंटीजर हुआ, तो ए डी भी इवन इंटीजर आ गया। अब देखो बीसी भी कंस्ट्रक्ट हो गया, एडी भी हो गया। अब इधर देखो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, जहां मेरी पेंसिल है, बीसी प्लस एडी।
तो देखो बीसी भी एक इवन इंटीजर, एडी भी एक इवन इंटीजर, और इवन इंटीजर एक रिंग होती है। रिंग या तो उसके पास क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू प्लस है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो इवन इंटीजर आएगा। ठीक है, तो मुझे ये तो पता चल गया बच्चों बीसी प्लस एडी इज एन इवन इंटीजर। अब मुझे शो करना है रियल पार्ट इंटीजर है, तो देखो AC माइनस BD शुड बी एन इंटीजर। बहुत आराम से बच्चों आप इसको प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ABCD सारे के सारे इंटीजर तो हैं ही, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, इंटीजर तो है ही ना। आपको पता है दो इंटीजर्स को प्रोडक्ट करोगे तो इवन इंटीजर ही आएगा। तो A एक इंटीजर C एक इंटीजर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो AC भी एक इंटीजर आ गया। अब B एक इंटीजर D एक इंटीजर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो BD भी एक इंटीजर आ गया। अगर BD इंटीजर है तो इसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो माइनस BD भी एक क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। फिर AC और माइनस BD दोनों के ऊपर क्लोजर लगाओगे तो वो भी एक इंटीजर आ जाएगा निकल कर। क्लियर हो गया बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है सारा, ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये चीजें बेटा आप इतनी अलजेब्रा पढ़ चुके हो, आपको अपने आप आनी चाहिए। तो मुझे पता चला कि S इज अ सबरिंग ऑफ ZI। अब मुझे शो करना है कि ये आइडियल नहीं है। मैंने हमेशा बताया जब भी सबरिंग से आइडियल के ऊपर बात करनी है तो हमेशा जब भी कोई प्रॉपर्टी रूल आउट होगी तो सेकंड कंडीशन ऑफ आइडियल रूल आउट होगी। तो बेटा एक एलिमेंट S का लो, S का एलिमेंट लेते समय ये बात याद रखना कि इमेजिनरी पार्ट इवन होना चाहिए, तो मैंने इमेजिनरी पार्ट 4 ले लिया। बेटा आप कोई और काउंटर एग्जाम्पल भी क्रिएट कर सकते हैं, बस ये याद रखना एलिमेंट ऑफ S है तो इवन, ये जो रियल इमेजिनरी पार्ट है ये आपके पास इवन होना चाहिए। अब एक ऐसा एलिमेंट लो जो ZI रिंग का एलिमेंट हो। अब इसमें ना जान के आप इमेजिनरी पार्ट को वो मत ले लेना, क्या कहते हैं, इवन मत ले लेना, क्योंकि फिर तो वो सबरिंग वाली कंडीशन को होल्ड करा देगा ना। तो हमने क्या किया, इसके अंदर ऐसा लिया जिसका इमेजिनरी पार्ट जो था नहीं था, इवन नहीं था। ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं हमने कर लिया। अब देखो मेरे पास आंसर आ गया -3 + 5i। इट कैन नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ S। क्यों? क्योंकि ये जो 5 है ये इवन इंटीजर नहीं है। S के पास वो एलिमेंट है जिसके अंदर आयोटा का जो कोफिशिएंट है, मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है वो इंटीजर होना, इवन इंटीजर होना चाहिए। मेरा ये 5 इवन इंटीजर नहीं है, इसलिए ये S का एलिमेंट नहीं आया। तो सेकंड कंडीशन आइडियल टेस्ट की सेटिस्फाई नहीं हो पाई, नहीं सेटिस्फाई हुई तो वो उसका आइडियल नहीं रहेगा। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए और करते हैं आगे। प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट ऑफ आइडियल्स इज एन आइडियल। बेटा ये अब प्रूफ ना बिना कराए भी आपको आने चाहिए। देखो यही सेम चीज आपने सब ग्रुप में करा, इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग्स में किया, अब यही सेम काम आप आइडियल्स पे भी कर रहे हो। मैं करा देती हूँ आपको, बट आप अपने आप, मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके अपने आप करके देखें, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिया बेटा इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट, मतलब कितनी भी आइडियल्स हो, कोई जरूरी नहीं है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन लेना है आपको, कितनी भी आइडियल्स हो जब उनका इंटरसेक्शन लोगे तो वो अपने आप में एक आइडियल होगा। तो मैंने लिया लेट SI बिलोंग्स टू दिस कैपिटल I। कैपिटल I को बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स वर्ड में तब यूज करती हूँ जब कितनी भी इंटरसेक्शंस लिए जा सकते हैं, मतलब कितनी भी आइडियल्स ली जा सकती हैं, कोई कंडीशन नहीं है, आर्बिट्ररी है। ठीक है, तो हम ऐसे I लिख देते हैं, दे वेयर कैपिटल I इज कॉल्ड इंडेक्स। अगर हर SI आइडियल ऑफ रिंग R है तो मुझे शो करना है ये इंटरसेक्शन भी एक आइडियल है। इंटरसेक्शन के लिए जरूरी है पहले वो नॉन एम्प्टी हो, सबसेट हो, और फिर दोनों कंडीशन आइडियल टेस्ट की सेटिस्फाई करे। अब देखो नॉन एम्प्टी के लिए मैं हमेशा कहती हूँ 0 एलिमेंट शो करो। तो आप देखो ईच SI इज एन आइडियल, अगर आइडियल है तो सबरिंग है, आपको पता है ईच आइडियल इज अ सबरिंग, बट सबरिंग में नॉट बी एन आइडियल। ठीक है, तो ईच SI इज अ सबरिंग, अगर सबरिंग है तो रिंग इन इटसेल्फ है, अगर रिंग इन इटसेल्फ है तो 0 बिलोंग्स टू SI आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि रिंग है, रिंग के पास 0 एलिमेंट होता है, तो 0 बिलोंग्स टू SI फॉर ऑल I। अब जो चीज हर उसके पास है SI के पास, तो वो उनके इंटरसेक्शन के पास भी हुआ, तो 0 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन SI आ गया। तो 0 बिलोंग्स टू S, इट मीन्स S इज नॉन एम्प्टी। मेरे से ये यहाँ पर नॉन एम्प्टी का साइन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ। मुझे शो करना है इट इज अ सबसेट ऑफ R। अब देखो हर SI सबरिंग है, तो SI तो सबसेट ऑफ R होगा, तो ये SI कंटेंट इन R तो आएगा ही आएगा। आपको पता है इंटरसेक्शन सबसे छोटे पार्ट को बोलते हैं, तो इंटरसेक्शन SI ऑलवेज कंटेंड इन ईच SI। ठीक है, तो इंटरसेक्शन SI इज कंटेंड इन SI और SI कंटेंड इन R था बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल, तो इंटरसेक्शन SI इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ R। तो नॉन एम्प्टी सबसेट तो मैंने प्रूव कर दिया। अब फर्स्ट कंडीशन प्रूव करते हैं आइडियल टेस्ट की, कि कोई भी दो एलिमेंट अगर हम उस के अंदर लेंगे तो उनको माइनस करने पर भी
एस का ही एलिमेंट आएगा। तो मैंने लिया लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एस। एस क्या है? इंटरसेक्शन एस आई। तो ए बिलोंग्स टू एस आई आ गया, बी बिलोंग्स टू एस आई फॉर ऑल आई। तो इनको माइनस करने पर भी एस आई का एलिमेंट आएगा, क्योंकि ईच एस आई इज एन आइडियल। ठीक है, अब हर वो चीज जो हर एक आई के लिए होल्ड करती है तो इंटरसेक्शन के लिए भी होल्ड करेगी। ठीक, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एस आई, सो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस आ गया। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, अगर ए एस का एलिमेंट है और एक एलिमेंट मैंने रिंग का लिया आर, ठीक है, तो जब इन दोनों को ऑपरेट करूं तो वो किसका एलिमेंट आना चाहिए? एस का। ये मुझे शो करना है। तो देखो ए अगर एस का एलिमेंट है तो एस का मतलब इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, इंटरसेक्शन का एलिमेंट है तो हर एस आई का एलिमेंट हो गया। तो ए बिलोंग्स टू एस आई और आर बिलोंग्स टू आर। तो अब एस आई क्या है? आइडियल है, तो आइडियल की प्रॉपर्टी एस आई पे लगाओ। तो ए आर बिलोंग्स टू एस आई एंड आर ए ऑल्सो बिलोंग्स टू एस आई। दोनों साइड से होल्ड करती है ना बेटा, तो दोनों ये चीज होल्ड करेगी फॉर ईच एस आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई। तो जब हर एक के लिए ट्रू है तो उनके इंटरसेक्शन के लिए भी ट्रू हुई। तो ए आर बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एस आई और आर ए बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एस आई। तो इंटरसेक्शन एस आई की जगह मैंने एस लिख दिया, तो मुझे पता चल गया कि एस इज एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ आइडियल्स इज ऑल्सो एन आइडियल। अब आगे चल के कभी प्रूफ कराऊंगे कि यूनियन यूनियन जरूरी नहीं है आइडियल है, यूनियन ऑफ टू आइडियल में नॉट बी एन आइडियल, ये शो करा दूंगी आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इफ ए इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर एंड वन बिलोंग्स टू ए। देखो रिंग ली, उसकी एक आइडियल ली और उस आइडियल के अंदर मैंने यूनिटी एलिमेंट ले लिया वन, तो शो करिए ए इक्वल टू आर होगा। देखो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि आइडियल के पास अगर यूनिटी एलिमेंट आ जाए तो वो अपने आप में रिंग के बराबर ही होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, लेट ए बी एनी आइडियल ऑफ आर। आइडियल है तो आइडियल की डेफिनेशन क्या आती है कि इट इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। तो ए सबसेट ऑफ आर तो आ गया। अगर मैं शो कर दूं आर इज अ सबसेट ऑफ ए, तो क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू आर आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने बताया आपको, बहुत बारी कर चुके हो इस चैप्टर में। टू सेट्स आर इक्वल इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन द अदर एंड अदर इज कंटेन्ड इन द फर्स्ट वन। ठीक है, इफ ईच वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर। तो मेरे को ए कंटेन्ड इन आर आ गया, मुझे शो करना रह गया आर कंटेन्ड इन ए। देखो आर को लिया, स्मॉल आर इज एन एलिमेंट ऑफ आर और वन बिलोंग्स टू ए, क्वेश्चन में गिवन है, और ए आइडियल है। आइडियल की सेकंड कंडीशन होती है कि ये एलिमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है रिंग के। तो आर अगर आर का एलिमेंट है, वन ए का एलिमेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका एलिमेंट आएगा? ए का। तो आर इंटू वन इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इट मीन्स आर इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो आर आर के अंदर था, ए में चला गया, तो आर इज कंटेन्ड इन ए, इट इम्प्लाइज आर इक्वल टू ए आ गया। क्लियर हो गई बच्चों बात? ठीक है, चलिए और देखिए, अभी मैंने बताया कि रिंग थी, रिंग के अंदर एक आइडियल लिए, उस आइडियल के पास यूनिटी एलिमेंट आ जाए तो वो रिंग के बराबर बन जाता है। अब मैं कह रही हूँ यूनिटी एलिमेंट ना आए, यूनिट आ जाए, तो भी यही सेम प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी कि रिंग और आइडियल दोनों बराबर हो जाएंगी। यूनिट का मैंने पूरा एक लेक्चर बना रखा है। यूनिट का क्या मतलब होता है? नॉन जीरो एलिमेंट हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज कॉल्ड अ यूनिट। ठीक है, तो अगर आई के पास कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हो जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो आई जो है आर के बराबर हो जाता है। बिल्कुल सेम तरीके से प्रूफ करेंगे जैसे ऊपर किया है। देखो आई आइडियल ऑफ आर है, तो इसका मतलब आई इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, तो आई कंटेन्ड इन आर तो आ गया। अब मुझे शो करना है आर कंटेन्ड इन आई, तो आर कंटेन्ड इन आई शो कर दूंगी तो आई इक्वल टू आर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब आर कंटेन्ड इन आई शो करना है तो मुझे शो करना है कि कोई एलिमेंट आर्बिट्ररी अगर मैं लेती हूँ रिंग के अंदर तो वो आई का भी एलिमेंट है। अगर मैं ये शो कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो गिवन चीज का इस्तेमाल करो, आई के पास यूनिट है, यूनिट है उसका मतलब उसके पास ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट जरूर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैंने सपोज वो एलिमेंट मान लिया यू, तो यू अगर यूनिट है तो यूनिट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो यू इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखो इनवर्स की डेफिनेशन ही ये है, यू इंटू यू इनवर्स इज इक्वल टू यू इनवर्स इंटू यू इक्वल टू वन, ये तो इनवर्स की डेफिनेशन ही है। ठीक है ना, और ये भी याद रखें यूनिट का मतलब अगर यूनिट है तो यूनिटी भी जरूर है। ठीक है ना, क्योंकि अगर यूनिटी नहीं होगी तो ये डेफिनेशन ही नहीं बनेगी यूनिट की। तो देखो आर को मैं लिख सकती हूँ आर इंटू वन। ठीक है, तो वन की जगह मैंने लिख दिया यू इनवर्स यू। अब एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके आर यू इनवर्स को इकट्ठा कर लो और यू को अलग कर लो। अब देखो आर एलिमेंट है रिंग का, सारे एलिमेंट रिंग के एलिमेंट तो है ही ना, रिंग से बाहर तो जा ही नहीं सकते। तो आर एलिमेंट है रिंग का, यू इनवर्स भी एलिमेंट है रिंग का, तो रिंग के अंदर क्लोजर होल्ड करती है, इसलिए आर यू इनवर्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर। और यू एलिमेंट है आई का, क्योंकि आइडियल कंटेन्स यूनिट, ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अब आइडियल की प्रॉपर्टी कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी आइडियल की क्या कहती है कि एक एलिमेंट रिंग का और एक एलिमेंट
आइडियल का हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एलिमेंट किसका मिलेगा, आइडियल का। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो एलिमेंट मिल गया आई का। तो ये एलिमेंट आई का आ गया, तो इसका मतलब आर बिलोंग्स टू आई आ गया। ठीक है, तो मैंने शो किया कि आर्बिट्ररी एलिमेंट स्मॉल आर अगर रिंग के अंदर है तो वो आइडियल के अंदर भी है। इसका मतलब आर कंटेंड इन आई कंटेंड इन आर ऑब्वियसली होल्ड कर रहा था, तो ये किसके बराबर आ गया, आर इक्वल टू आई। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव दैट द ओनली आइडियल्स ऑफ द फील्ड एफ आर जीरो एंड एफ इटसेल्फ। देखो एफ कोई एक फील्ड है और उसकी आइडियल्स बोलिए आपको कौन कौन सी हो सकती है। याद रखिए फील्ड के पास सिर्फ दो ही आइडियल है, एक जीरो आइडियल और एक वो खुद, मतलब ट्रिवियल आइडियल और इम्प्रॉपर आइडियल, बस यही दो आइडियल होती है फील्ड के पास। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब फील्ड के पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होती है। ठीक है, अ फील्ड हैज गॉट नो प्रॉपर आइडियल। देखो जीरो वैसे प्रॉपर आइडियल ही होती है, बट क्योंकि ट्रिवियल में कंसीडर हो जाती है ना, तो हम इसको भी इम्प्रॉपर ही बोलते हैं, राइट। तो मुझे शो करना है फील्ड, कोई भी फील्ड है आपके पास, उसके पास सिर्फ दो ही आइडियल होंगे, एक जीरो और एक एफ। ठीक है, तो लीजिए लेट एफ बी एनी फील्ड। एफ कोई भी एक फील्ड है, मैंने उसकी लेट एस बी एनी आइडियल ऑफ एफ। ठीक है, मैंने एस कोई भी एक आइडियल ली, मैं शो कर दूंगी कि एस या तो जीरो है या फिर एस एफ के बराबर है। तो देखो फिर वही तरीका इस्तेमाल करेंगे हम जब भी ऐसी कभी प्रूफ करना होता है कि अगर एस जीरो के बराबर है तो डन, वी आर डन, नथिंग टू प्रूव। अगर एस जीरो के बराबर नहीं है तो मुझे शो करना है एस कंटेंड इन एफ है। ठीक है, सॉरी एस इक्वल टू एफ है, और एस इक्वल टू एफ का मतलब एस कंटेंड इन एफ और एफ कंटेंड इन एफ, एस ये शो करना है। फिर इसको रिड्यूस कर लो। देखो अगर एस कंटेंड इन एफ, एस कंटेंड इन एफ हमेशा होगा क्योंकि एस एक आइडियल है, आइडियल है तो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग है, तो एस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एफ, तो एस कंटेंड इन एफ तो आ गया। अब मुझे शो करना रह गया एफ इज कंटेंड इन एस। तो इसके लिए मैं शो करूंगी कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट अगर एफ के पास है तो वो एस के पास भी है। पहले मैं थोड़ा सा काम कर लूं, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लिया एस का। ठीक है, लेट ए इज नॉन जीरो, ए बिलोंग्स टू एस। ठीक है, एस कंटेंड इन एफ है क्योंकि एस आइडियल ऑफ एफ तो दे ही रखा था, तो एस के पास एस कंटेंड इन एफ है तो ए बिलोंग्स टू एफ भी आ गया। और एफ क्या है, फील्ड है। फील्ड के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब ए का इनवर्स एफ में एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ आ गया। ठीक है, अब देखो ए एस का एलिमेंट, ए इनवर्स एफ का एलिमेंट, और एस इज एन आइडियल ऑफ एफ। ठीक है, आइडियल की प्रॉपर्टी कि वो उसके एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर लेगी बड़े वाले सेट की। तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, एस का एलिमेंट बन जाएगा बाय सेकेंड कंडीशन ऑफ आइडियल अप्लाइड ऑन एस। ठीक है, तो ए इंटू ए इनवर्स किसका एलिमेंट आ गया, एस का। अब ए इंटू ए इनवर्स होगा क्या, यूनिटी, तो वन बिलोंग्स टू एस आ गया। ठीक है, अब वन बिलोंग्स टू एस आ गया। अब कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लो फील्ड का, लेट आर बिलोंग्स टू एफ, वन बिलोंग्स टू एस, और एस एक आइडियल है तो इसके पास ताकत है कि ये फील्ड के सारे एलिमेंट को एब्जॉर्ब करा लेगा, तो आर इंटू वन बिलोंग्स टू एस आ जाएगा, तो इसका मतलब आर एस के अंदर आ जाएगा। तो मैंने शो किया कि कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट अगर एफ के अंदर है तो वो आर्बिट्ररी एलिमेंट एस के अंदर भी है, तो इसका मतलब एफ कंटेंड इन एस आ गया। तो बेटा एस कंटेंड इन एफ, एफ कंटेंड इन एस, तो मेरे पास आ गया एस इक्वल टू एफ। तो मुझे पता चला कि फील्ड के पास सिर्फ दो ही आइडियल होते हैं, एक जीरो आइडियल और एक वो खुद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस तरीके का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा भी चुकी हूँ। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन जेड आई अपॉन दिस, गिव रीजंस। ठीक है, देखो कितने एलिमेंट होंगे निकाल के दिखा देते हैं इसको। तो जेड आई अपॉन दिस थ्री प्लस आई, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय थ्री प्लस आई। आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये एक फैक्टर रिंग है। फैक्टर रिंग के एलिमेंट कोसेट्स होते हैं। कोसेट्स किस तरीके के होंगे, पहले जेड आई का कोई एलिमेंट लो, ए प्लस आई बी, प्लस नीचे वाला जो आइडियल है वो लिया, तो प्लस दिस आ गया। ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये इस तरीके के कोसेट्स जो हैं इसके एलिमेंट होंगे। अगर आपने पहले बार मैंने ये एग्जाम्पल कराए हैं तो ये आपको आता होगा। देखो इसके आप सबको पता है थ्री प्लस आई ऑलवेज बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय थ्री प्लस आई। ठीक है, तो इसके अंदर कोसेट की प्रॉपर्टी लगाओ, ए बिलोंग्स टू एच इज इक्वल टू इम्प्लाइज ए प्लस एच इक्वल टू एच। मैंने यहाँ लिख रखी है, ए को ले लो थ्री प्लस आई और एच को ले लो थ्री प्लस आई से जो आइडियल जनरेट होती है वो। तो मेरे पास ये आ जाएगा। आप सबको पता है कोसेट्स के अंदर जो आइडेंटिटी होती है, जैसे ए प्लस एच एक कोसेट है तो इसमें आइडेंटिटी एच ही होती है। तो ये थ्री प्लस आई जो है एक आइडेंटिटी है, तो मैंने लिख के भी दिखा दिया, जीरो प्लस थ्री प्लस आई। ठीक है,
अब इससे आपको क्या पता चला, 3 प्लस आई क्या है मेरा, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, अगर 3 प्लस आई 0 के बराबर है तो इसका मतलब आई किसके बराबर है, -3। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 इक्वल टू 9 आ गया। तो 9 प्लस 1 क्या आ गया आपके पास, 0 आ जाएगा। इसको इधर उठा के लाएंगे तो 10 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, Z10 की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि जब ये 10 इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपके पास क्या मीनिंग हुआ, ये Z10 की डेफिनेशन बनती जा रही है कि दो नंबर को ऑपरेट करो, 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर लो तो 0 आ जाए, यानी कि 10 के सारे मल्टीपल 0 होंगे। ठीक है ना, तो हमने क्या लिया, a प्लस आई भी था ना, वो किस फॉर्म का आ गया, आई की जगह पे मेरी वैल्यू आई थी -3, तो आई की जगह मैंने -3 डाल दिया, तो a -3 भी आ गया। तो मेरे जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स आएंगे वो कब तक आएंगे, देखो 10 इक्वल टू 0 मतलब 10 से रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स तब तक आएंगे जब तक ये a प्लस आई भी 10 ना हो जाए। ठीक है, यानी कि a -3 भी नॉट इक्वल टू 10। तो a -3 भी क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद ये एलिमेंट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे क्या एलिमेंट्स आ गए, मैंने a प्लस आयोटा b की जगह a -3 भी डाल दिया। अब इस a -3 b को वैल्यू देनी शुरू करो, 0 1 2 3 लेकर 9 तक। तो कितने एलिमेंट आ गए इसके पास, 10 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है ना, तो इट बिहेव्स एज Z10, मैंने ये भी लिख दिया। क्लियर है बेटा, आप शॉर्टकट देख लो इसको करने का क्वेश्चन को। जैसे ये है ना आपके पास ZI अपॉन दिस, तो ये जो नीचे प्रिंसिपल आइडियल लिखी होती है ना, पहले इसको 0 डाल दो, 3 प्लस आई है ना, इसको 0 डाल दो, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, -3। ठीक है, फिर उसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, उसके स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर आते ही आपको पता है आई स्क्वायर -1 होता है आयोटा। बस यहाँ से एलिमेंट बना लो, ये -1 इक्वल टू 9 है ना, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके ले आओ। तो जैसे 10 इक्वल टू 0 आ गया ना, इससे आपको पता चल जाएगा ये Z10 की तरह बिहेव कर रहा है। अब Z10 के पास कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट्स हैं जो 0 से लेकर 9 तक है ना, तो बस वो वाली वैल्यू डालते जाओ जो है उसके अंदर। तो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज डाल दो उसको, तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है। मान लीजिए मैं नीचे 1 माइनस आई लिखती, तो आप 1 इक्वल टू आई ले लेते। ठीक है, तो 1 इक्वल टू आई आ जाता, तो फिर आपके पास स्क्वायर करते तो -1 इक्वल टू 1 यानी कि 2 इक्वल टू 0 आ जाता, तो दो ही एलिमेंट आके रह जाते, Z2 की तरह बिहेव करता। क्लियर, तो कभी कंपटीशन एग्जाम दो, IIT जैम वगैरह में जाओ तो इतना लंबा नहीं लिखना, वहां पे शॉर्टकट लगा के आंसर निकाल लेना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। मैंने आपको बोला भी था कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ आइडियल इज एन आइडियल बट यूनियन में नॉट। ठीक है, तो मैं शो करूंगी यूनियन ऑफ टू आइडियल्स इज नॉट एन आइडियल। देखो बेटा, जब ग्रुप थ्योरी करी होगी तो आपने शो किया होगा यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स में नॉट बी अ सब ग्रुप। जो एग्जाम्पल वहां लिया वही सेम आपने सबरिंग जब किया होगा तो सबरिंग में किया होगा। अब मैं आइडियल्स में आई हूं तो मैं आइडियल में भी सेम एग्जाम्पल यूज कर रही हूँ। लेट जेड बी द रिंग ऑफ इंटीजर। आपको पता है रिंग ऑफ इंटीजर की आइडियल्स और सब रिंग सारी किस फॉर्म की होती हैं, एनजेड फॉर्म की होती हैं, ये मैंने बताया था आपको। तो मैंने कोई भी दो इसकी आइडियल ले ली, 2z और 3z। ठीक है, 2z मतलब ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, 3z मतलब ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। सब बच्चे बड़े आराम से शो कर सकते हैं कि 2z और 3z दोनों आइडियल्स ऑफ z है। ठीक है, मैंने इतना चैप्टर पढ़ाया आपको, ये बहुत आसान चीज है। तो इनका यूनियन ले लो, इनके यूनियन के पास क्या होंगे, सारे एलिमेंट 2z के आ जाएंगे, सारे एलिमेंट 3z के आ जाएंगे, मतलब ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, ये सब के सब किसके एलिमेंट आ गए, 2z यूनियन 3z, मतलब इस टाइप के एलिमेंट। देखो 0 +-2 +-4 +-6, ये तो 2 के आ गए। ऐसे 3 के आएंगे तो +-3 +-6 +-9, इस टाइप के एलिमेंट्स आ गए। ये यूनियन के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब मुझे शो करना है कि यूनियन इज नॉट एन आइडियल। ठीक है, यूनियन ऑफ दीज टू मे नॉट बी एन आइडियल। तो मैंने एक एलिमेंट लिया 2 और एक एलिमेंट लिया 3। आप देख रहे हैं कि 2z यूनियन 3z में ये दोनों एलिमेंट बिलोंग करते हैं। बट जब इनको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। जब इनको माइनस किया तो मेरे पास आ गया 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। अब ये 1 डज नॉट बिलोंग टू 2z यूनियन 3z। तो 1 क्योंकि इसका एलिमेंट नहीं आया, इसका मतलब 2z यूनियन 3z इज नॉट एन आइडियल ऑफ z। ठीक है, तो हमने शो कर दिया यूनियन ऑफ टू आइडियल इज नॉट एन आइडियल। चलो अब एक और एग्जांपल लास्ट लेके लेक्चर को फिनिश करते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग व्हिच हैज अ मैक्सिमल आइडियल व्हिच इज नॉट अ प्राइम आइडियल। मतलब हम जानते हैं कि हर मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल होती है, कब, जब R इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो मैंने कहा कि अगर कम्यूटेटिव रिंग रख लिया जाए और यूनिटी की कंडीशन को ड्रॉप कर दें तो जरूरी नहीं है कि ये रिजल्ट होल्ड करे। तो every maximal ideal may not be a prime ideal if the condition of unity is being dropped।
तो मुझे ऐसी रिंग सोचनी पड़ेगी जिसमें यूनिटी ना हो। तो मैंने ऐसी रिंग क्या सिखाती हूँ आपको हमेशा, इवन इंटीजर्स। तो मैंने इवन इंटीजर्स ले लिए। इवन इंटीजर्स की जो रिंग है वो रिंग तो बनाती है, रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स होती है, बट उसके पास यूनिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती यूनिटी? क्योंकि यूनिटी एलिमेंट होता है 1 और 1 इज नॉट एन इवन इंटीजर, तो 1 डज नॉट बिलोंग टू 2z। ठीक है, तो मुझे ये तो पता चल गया कि 2z इज अ रिंग विद यूनिटी। अब मैं शो करती हूँ कि इसके पास मैक्सिमल आइडियल है, बट वो मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल नहीं है। देखो 2z से नीचे प्राइम मैक्सिमल आइडियल जो होती है प्रॉपर आइडियल है, तो इसकी जो प्रॉपर आइडियल बन रही होगी जो कि मैक्सिमल है वो क्या होगी? 2 के बाद इवन इंटीजर क्या आता है? 4 ना। तो 4z वाली आइडियल बना ली मैंने मैक्सिमल। देखो 4z 2 के जितने मल्टीपल्स होंगे वो सब आपको जो होंगे ना, जैसे 2z 4z 6z 8z, ये सब के सब आपको क्या बना के देंगे? आइडियल्स बना के देंगे। तो इसमें सबसे बड़ी मैंने आइडियल ले ली 4z। ठीक है, ये एक मैक्सिमल आइडियल है, सब बच्चे शो कर सकते हैं कि ये आइडियल है और ये मैक्सिमल होगी। ठीक है, तो ये प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है प्राइम आइडियल? क्योंकि 2 और 2 दो एलिमेंट लो रिंग के, उनको मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? 4। 4 इज एन एलिमेंट ऑफ 4z, बट ईच वन ऑफ देम 2 और 2 में से कोई सा भी 4z का एलिमेंट नहीं है। मतलब दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तो वो प्राइम आइडियल मतलब आइडियल 4z का एलिमेंट आया, बट जब उनका नन ऑफ देम बिलोंग्स टू 4z, सो 4z इज नॉट अ प्राइम आइडियल। क्लियर हो गया बच्चों? तो मैंने दिखा दिया कि यूनिटी की कंडीशन को ड्रॉप नहीं किया जा सकता। तो बच्चों मैंने काफी क्वेश्चंस आपको इसके करवा दिए हैं एक्सरसाइज के। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा, एक्सरसाइज तो बहुत लंबी होती है, सारे तो पॉसिबल नहीं है कराने, जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं सारे करा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक दिस चैप्टर 14 इज ओवर। अब मैंने आपको रिंग थ्योरी के अंदर चैप्टर 12 13 14 तीनों खत्म करा दिए। एक चैप्टर आपके कोर्स का बचा है होमोमॉर्फिज्म वाला, वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।